हेलो स्टूडेंट्स। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको मोहम्मद गौरी के आक्रमण का उद्देश्य के बारे में बताऊंगी। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण व उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्य। मोहम्मद गौरी एक साहसी तथा महत्वाकांक्षी था। वह एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था। गौरी से पहले तुर्कों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया था, किंतु उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इस अभाव की पूर्ति करके भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। दूसरे, वह पंजाब का अपने और न्यायोचित अधिकारी समझता था, क्योंकि पहले पंजाब गजनी साम्राज्य का अंग रह चुका था। इसके साथ ही वह यह जानता था कि गजनी वंश के शासक पुनः अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, अतः साम्राज्य को सुरक्षा के लिए इनका दमन करना आवश्यक था। तीसरा, ख्वारिज्म के शाह से गोरों का संघर्ष दीर्घकाल से चला आ रहा था, अतः अपने शत्रु को समाप्त करने के लिए पंजाब पर अधिकार करना आवश्यक था। इन्हीं राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर उसने भारत पर आक्रमण किया। धार्मिक उद्देश्य। मोहम्मद गौरी कट्टर मुसलमान था, इसलिए भारत से मूर्ति पूजा का नाश करने तथा हिंदुओं को मोहम्मद साहब का संदेश देने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया, किंतु उसका उद्देश्य धार्मिक की अपेक्षा राजनीतिक ही अधिक था। आर्थिक उद्देश्य। मोहम्मद गौरी इस तथ्य से परिचित था कि भारत में अपार धन संपत्ति है, साथ ही विशाल साम्राज्य का निर्माण उसकी सुरक्षा तथा दृढ़ बनाने के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत पर आक्रमण करके की जा सकती थी। इससे मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। गौरव प्राप्त करने की कामना। उसने गौरव प्राप्त करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। वह युग ऐसा था जिसमें सैनिक यश को बहुत महत्व दिया जाता था, अतः मोहम्मद गौरी ने विजय और शक्ति की अभिलाषा से प्रेरित होकर भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण। मुल्तान पर आक्रमण। 1175 ईस्वी। मोहम्मद का पहला आक्रमण मुल्तान पर हुआ। यहाँ पर करमाती संप्रदाय के लोग शासन करते थे। ये लोग इस्लाम विरोधी माने जाते थे। करमाती लोग मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सके और मुल्तान पर गौरी का अधिकार हो गया और उसने अपने हाकिम के सुपुर्द कर दिया। उच्च पर आक्रमण। 1176 ईस्वी। मुल्तान को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने सिंध के ऊपरी भाग में स्थित उच्च पर आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उसने सिंध के निचले भाग पर 1182 ईस्वी में आक्रमण किया और वहां के सम्राट सुम्र को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। अनहिलवाड़ा पर आक्रमण। 1178 ईस्वी। मोहम्मद का तीसरा आक्रमण गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा पर हुआ। वहां के शासक मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया और उसे अपने देश की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। इसके पश्चात मोहम्मद ने गुजरात पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। पंजाब की विजय। 1179 ईस्वी। मोहम्मद ने पंजाब से होकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। उसने 1179 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण कर दिया और उसे गजनवी शासक से छीन लिया। 1181 में वह लाहौर पर चढ़ आया। वहां खुसरव मलिक ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपना लड़का बंधक के रूप में उसके पास भेज दिया। 4 वर्ष उपरांत उसने सियालकोट के किले पर अधिकार कर लिया। कुछ वर्षों के बाद मोहम्मद की आज्ञा से खुसरव तथा उसके पुत्रों का वध करवा दिया।
इस प्रकार गजनी वंश का अंत हुआ और मुल्तान, सिंध तथा लाहौर मोहम्मद के राज के अंग बन गए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। पंजाब की विजय से मोहम्मद के राज्य की सीमाएं अजमेर तथा दिल्ली के स्वामी पृथ्वीराज चौहान के राज्य से टकराने लगी। मोहम्मद ने 1189 ईस्वी भटिंडा के किले पर आक्रमण किया। यह सुनकर पृथ्वीराज एक विशाल सेना लेकर आक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। भटिंडा से 27 मील की दूरी पर स्थित तराइन नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में मुसलमानों की पराजय हुई। मोहम्मद बुरी तरह घायल हुआ और बड़ी कठिनाई से प्राण बचाकर भागने में सफल हुआ। भारत में महमूद की यह दूसरी पराजय थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। मोहम्मद अपनी हार को कभी नहीं भूल सका। उसने मध्य एशिया के खूंखार लोगों की एक विशाल सेना एकत्र की और दूसरे वर्ष पुनः भारत पर आक्रमण की तैयारियां करने लगा। इधर पृथ्वीराज को 1 वर्ष का समय मिला, लेकिन उसने इसका लाभ नहीं उठाया। मोहम्मद ने दूसरे वर्ष 1,20,000 सेना लेकर पृथ्वीराज के राज्य पर पुनः आक्रमण कर दिया। भटिंडा के किले पर उसने आसानी से अधिकार कर लिया। इस संकट को देखकर पृथ्वीराज ने अन्य राजपूत राजाओं से सहायता की अपील की। कहा जाता है 150 छोटे बड़े राजपूत राजा विद्रोहियों का सामना करने के लिए पृथ्वीराज के झंडे के नीचे एकत्र हुए। इस प्रकार हिंदुओं ने एक बार पुनः एकता तथा देशभक्ति का परिचय दिया। केवल कन्नौज के राजा जयचंद ने इस युद्ध के चौहानों का साथ नहीं दिया। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदाई ने लिखा है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इसको सत्य नहीं मानते। फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज की सेना में 5 लाख अश्वारोही तथा 30,000 हाथी थे। तराइन के मैदान में पुनः दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। मोहम्मद ने प्रातः अचानक भारतीय सेना पर आक्रमण कर दिया। भारतीय वीर शीघ्र ही संभल गए और उन्होंने शत्रु का डटकर सामना किया। इस प्रकार मोहम्मद की सहसा आक्रमण करने की चाल विफल हो गई। तब उसने अपनी सेना के एक भाग को पीछे रखकर शेष को छोटे छोटे दलों में बांटकर हिंदुओं पर चारों ओर से प्रहार किया और फिर पीछे लौटने का बहाना किया। इस चाल से भारतीय सेनाओं की व्यवस्था बिगड़ गई। इसी समय मोहम्मद ने 12,000 चुने हुए अश्वारोहियों को, जिन्हें उसने रिजर्व में रख छोड़ा था, संग्राम में झोंक दिया। यद्यपि राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया और अद्वितीय वीरता का परिचय दिया, तथापि घटिया सेना नायकत्व के कारण उनकी पराजय हुई। पृथ्वीराज पकड़े गए और निर्दयता पूर्वक उनका वध कर दिया। उनके भाई गोविंद राय भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। तराइन के दूसरे युद्ध का परिणाम। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक और युग परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। हिंदुओं के गौरव का सूर्य सदैव के लिए डूब गया। पृथ्वीराज के बाद कोई ऐसा भारतीय नरेश नहीं था जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा संगठित करके युद्ध चला सकता। वास्तव में इस युद्ध ने भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव डाली। मोहम्मद के लिए भारत विजय का स्वप्न पूरा करना आसान हो गया। कन्नौज के राज्य पर आक्रमण। चौहानों की शक्ति का नाश हो जाने पर भी उत्तरी भारत की विजय पूर्ण नहीं हुई थी, क्योंकि कन्नौज का शक्तिशाली राज्य अभी शेष था, जिस पर कुतुबुद्दीन ऐबक राजपूतों के विद्रोह का दमन करने में लगा हुआ था। उसी समय मोहम्मद ने कन्नौज राज्य पर आक्रमण कर दिया। जयचंद ने एक विशाल सेना लेकर आक्रमणकारी का मुकाबला किया। अन्य भारतीय नरेशों ने उसका साथ नहीं दिया। इटावा जिले में चंदावर नामक स्थान पर मुसलमानों तथा जयचंद के बीच घमासान युद्ध हुआ। गौरी की सेना विचलित हो गई और उसकी पराजय निश्चित जान पड़ रही थी, किंतु उसी समय राजा को घातक तीर लगा और वह वहीं मर गया, जिससे हिंदू सेना में भगदड़ मच गई। अंत में हिंदुओं की हार हुई। इसके पश्चात मोहम्मद ने वाराणसी नगर को लूटा, मंदिरों को तोड़ा और मस्जिदों का निर्माण कराया। वाराणसी में जयचंद का कोष था, उसे मुसलमान 1400 ऊंटों पर
लादकर अपने देश को ले गए। इस विजय के उपरांत मोहम्मद पुनः गजनी लौट गया। हरिहर के साथ संघर्ष 1195 ईस्वी। मोहम्मद की अनुपस्थिति में अजमेर में पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिहर ने विद्रोह किया। ऐबक अपनी सेना लेकर अजमेर पहुंचा। हरिहर ने आक्रमणकारी के सामने हथियार डाल दिए। अंत में अपने सम्मान और कीर्ति की रक्षा के लिए सपरिवार चिता में जलकर भस्म हो गया। बयाना और ग्वालियर पर आक्रमण 1195 से 96 ईस्वी। मोहम्मद ने 1195 से 96 ईस्वी में फिर भारत पर आक्रमण किया। सर्वप्रथम उसने बयाना का घेरा डाल दिया। वहां के सम्राट कुमरपाल को अंत में पराजय स्वीकार करनी पड़ी। मोहम्मद ने जंगीर तथा विजयगढ़ के किलों पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात मोहम्मद ने ग्वालियर के किले का घेरा डाल दिया। अंत में मोहम्मद ने वहां के सम्राट सुलक्षण पाल से संधि कर ली। सम्राट ने मोहम्मद की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मोहम्मद ने संधि की शर्तों का उल्लंघन करके दोबारा ग्वालियर के किले पर आक्रमण करने के लिए तुगरिल को भेजा। उसने किले के समस्त रसद मार्गों को काट दिया। राजपूत 1.5 वर्ष तक बड़ी वीरता के साथ लड़े। अंत में उनकी पराजय हुई और किले पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। राजपूतों का विद्रोह 1196 ईस्वी। अजमेर में राजपूतों ने पुनः विद्रोह कर दिया। आबू के निकट राजपूतों तथा मुसलमानों के बीच युद्ध हुआ, किंतु राजपूतों की पुनः पराजय हुई। इसके बाद ऐबक ने चालुक्यों की राजधानी अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया और उसे लूटा। बुंदेलखंड का आक्रमण 1202 ईस्वी। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने बुंदेलखंड के राजा परमर्दी की राजधानी कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर का किला उत्तरी भारत में अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध था, किंतु दीर्घकालीन घेरे के बाद कालिंजर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। इसके बाद महोबा, कालपी आदि भी जीत लिए। इसी बीच में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खलजी नामक एक तुर्क सेनापति ने बिना किसी कठिनाई के बिहार तथा बंगाल के दूरस्थ प्रदेशों को जीत लिया। इस प्रकार 12वीं शताब्दी के अंत तक पंजाब से लेकर बंगाल तक मुसलमानों की सत्ता स्थापित हो गई। केवल उत्तरी बिहार, पूर्वी बंगाल, मालवा और गुजरात स्वतंत्र रह गए थे। विजित हिंदू राजवंशों में से केवल चंदेलों को अपना राज्य वापस लेने में सफलता मिली थी।